सुनो, देखो यार कुछ कुछ चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सुनना। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, ठीक है। पहले तो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या, पहले चैप्टर नंबर 1 में एक चीज याद रखना, रेडॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर रेडॉक्स के ऊपर चीजें पढ़ लेना। एक सेकेंड देखा, पहले मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर रोज क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हर रोज टॉपिक लिख नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में रेडॉक्स, और उसके अंदर तुम्हें जो मेनली चीज पढ़नी है, तो बैलेंसिंग बहुत कम आती है, तो बैलेंसिंग को निकाल दो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगी, तो वो करेगा क्या, ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनाएगा। इस चैप्टर, छोटा चैप्टर है, छोटी चीजें आएंगी, तो इसमें तुम्हें दिमाग पता क्या लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है, कि वो वाली रिएक्शन पढ़ो जो एक्स वाई वाली होती है, ठीक है। और उसी में वो डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछ लेगा, तो डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें पता है, इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए कंपाउंड वाले क्वेश्चंस पे काम करना, ठीक है। एक्स और वाई वाले क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के लिए भी है और अगले वाले चैप्टर के लिए भी यही बात, समझ में आया। लेकिन इसके अंदर डेफिनेशंस पढ़ लेना, उससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में से कंपाउंड वाले रिएक्शंस पढ़ना, कि एक्स वाई वगैरह वगैरह, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक रेडॉक्स। बाकी जो चीजों देखो, रीड सब कुछ करना है, बाकी चीजों की कर दो, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, लॉजिक हार्ड क्वेश्चन बन सकते, समझ में आया। सेकंड, हर चैप्टर का कंसेप्ट वाइज होता है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 पर जो ध्यान देना, वो पहले तो थोड़ा बहुत रीड कर लेना, थोड़ा बहुत रीड करना मतलब वो याद करोगे, ठीक है। तो वो सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, हमने 2 दिन तरह की जनरल रिएक्शन पढ़ी है, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेटल प्लस एसिड्स वाली रिएक्शन है, ठीक है। मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन है। साथ साथ में जो पीएच वाला टॉपिक है ना यार, पीएच से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन अगर पीएच से बने तो बहुत इजी बनते हैं, ठीक है। तो अगर पीएच का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है, तो उसमें दिमाग ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा क्वेश्चन करो रिलेटेड टू रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरा, सॉल्ट्स के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो सॉल्ट्स के ऊपर पहले क्वेश्चन आते थे सीधा सॉल्ट के बारे में पूछ लेता था, अब ऐसा नहीं करना। वो बोलेगा एक कंपाउंड एक्स है, वो यहाँ पे यूज होता है, उसको हीट करने पर ये होता है वगैरह वगैरह, तो बताओ कौन सा सॉल्ट है, तो वो उल्टा चलेगा। समझाया मैंने क्या होगा, पहले वो कैसे चलता था, पहले सॉल्ट से चीजें पूछते रहता था, पहले सीधा सीधा सॉल्ट पूछ लेता था, अब इस बार तुम्हें चीजें बता देगा और फिर पूछेगा ये कंपाउंड कौन सा है, तो उल्टा। समझ में आ गया। इसलिए केमिकल कंपाउंड के क्या नाम है, कंपाउंड से नाम बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट पढ़ा था मैंने, तुम्हें 4 चीजें बोली थी, किसकी 4 चीजें याद करना, ठीक है। और 4 चीजों के बारे में क्या था, सबसे पहले उसका नाम याद करना, तो क्यों करा था नाम याद, क्योंकि अगर उल्टा दे दिया उसने नाम, तुम्हें लिखना पड़ेगा। पहले तो डायरेक्ट बोल देता था कि राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो बोल दिया ना उसने, इस बार बेकिंग सोडा ही पूछ रहा है, वो बोलेगा कि अगर किसी कंपाउंड का हीट करने पर CO2 रिलीज होती है और उसके साथ ये हो रहा है, तो बताओ। मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, उसको यूज किया जा रहा है हार्ड वाटर की रिमूवल, हार्ड वाटर को स्मोक करने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, तो बताओ, तो उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्स वाई वाले क्वेश्चंस, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं उसके 3 जो सब रिएक्शंस हैं, उसमें से थोड़ा बहुत गैस की थोड़ी बहुत कंफर्मेशन, पीएच के बारे में थोड़ा सा, सॉल्ट के उल्टी टाइप ऑफ रिएक्शन, तो सॉल्ट्स के डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, समझ में आया, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आती है, बहुत कम आएगी, ऑलमोस्ट नहीं आएगी, फिर भी पढ़ना है तो एक्सेप्शंस पढ़ लेना, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स एक्सेप्शंस के, कि जन्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, वो मेटल है, फिर भी उसको आप ग्रेड से काट सकते हो, ठीक है। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, फिर भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, वगैरह वगैरह, गैलियम हाथ पे पिघल जाता है वगैरह वगैरह, जो भी थी उसके एक्सेप्शन, ठीक है। अगला, उसका तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ओर वाला टॉपिक है, और वो इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से वो डिलीटेड है ना। अब जब वो 2-3 सालों से डिलीटेड है, तो इस साल आ गया, तो इस साल उसमें से क्वेश्चन डालेंगे, समझा। और ओर में से क्वेश्चन आना जरूरी है, ओर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ आ गया मैंने क्या बोला, ओर, गैंग और रिएक्शंस। और उसमें से भी अगर तुम्हें याद करना है, तो लो रिएक्टिविटी के लिए एक टर्म याद कर लो, अमेलगम। अमेलगम मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मरकरी लगा हुआ होगा, ठीक है। और बाकी डिटेल में पढ़ लेना, क्या नाम है, मॉडरेटली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव, इन दो को डिटेल में पढ़ लेना। थर्माइट रिएक्शन के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन अगर आ रही है तो याद रखना, उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन के साथ एग्जांपल भी लिखोगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं एक बार, जैसे मैं बोल दूं कि मेटल प्लस एसिड्स फॉर्म्स क्या, तो इसके लिए ना बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन थर्माइट रिएक्शन के लिए एग्जांपल ही अनसर्टेन एक दे रखा है, तो वो डायरेक्टली एग्जांपल इंपॉर्टेंट,
तो अगर थर्मल रिएक्शन पूछ रहा है तो प्लीज राइट इक्वेशन, समझा है, इक्वेशन याद करके जाना। फिर बस ऐसे अगर आयनिक बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। देखो आयनिक बॉन्ड आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन ना बहुत पुराना हो चुका है। वो घुमा के दे सकता है कि एक कंपाउंड ए, जैसे हमने एक एमसीक्यू करा था कि ए और बी की वैलेंसी लिखी थी EB2 ABC AB AC2 कर रहे थे ना, पहले क्वेश्चन करते मेरे बुक का क्वेश्चन है सैंपल पेपर 10 का, ठीक है। तो वो होगा कि नहीं होगा, वो कैसे होगा, तो इस पर क्वेश्चन आएगा, समझ में आया। तो आयनिक बॉन्ड में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो वैलेंसी के ऊपर पूछेगा। तो याद रखना वैलेंसी से कैसे निकालना है, ये बात याद रखना। वैलेंसी निकालना नहीं आता तो अभी एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ कि अगर आउटर मोस्ट शेल, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल देखो, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 है, वैलेंसी उतनी है। लेकिन अगर 5 6 7 या 8 है तो 8 से माइनस करके वैलेंसी है। और आउटर मोस्ट शेल में हमेशा वैलेंसी उस आउटर मोस्ट शेल से निकलती है। और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे कोवलेंट हो चाहे आयनिक हो, दोनों के अंदर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं, कई सारे उल्टे कर देते हो। क्लियर हो गया। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सेप्शंस पढ़ लेना और पूरा चार्ट जाना, और में से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर सिंपल वैलेंसी के ऊपर क्वेश्चन समझ लेना, ज्यादा डिटेल की उसकी जरूरत है नहीं। जिसने पढ़ लिया है और अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो पैटर्न फॉलो हो सकता है, ठीक है, और ये नहीं कि यही आएगा, ठीक है। उसके बाद बस ये चीजें आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को रीड कर लेना, वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आती। आप पढ़ समझाते समय आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके ऊपर है, वैसे नहीं आती, ठीक। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में पहले तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना 4 तरीके की केमिकल रिएक्शंस जो है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन, कंबशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। वो 4 तरीके की रिएक्शन में से एक रिएक्शन आएगी, ही आएगी। दूसरा प्रॉपर्टीज, तो 3 टॉपिक, उसके अंदर से एस्टरिफिकेशन और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, या फिर राइट द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वो उल्टा पूछेगा, ठीक है, कि इफ वी रिएक्ट दिस विद कास्टिक सोडा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, या फिर सोप मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये बताओ, समझा मैंने क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, होमोलॉगस सीरीज और आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन होमोलॉगस सीरीज के अंदर वो दे सकता है कि इसका पहले 3 कंपाउंड बताओ, इसके पहले 2 कंपाउंड बताओ, और पहला कंपाउंड निकालना मुश्किल है। तो चाहे पहला कंपाउंड सबका याद कर लो, उसके बाद CH2 ऐड कर देना, चाहे तुम्हारे को लॉजिक करना, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। फिर बात आती है कार्बन, कार्बन चैप्टर के अंदर नोमेनक्लेचर की, नेमिंग आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि पिछले साल नेमिंग डिलीटेड थी, इस साल ऐड हो गई है। पिछले साल नोमेनक्लेचर डिलीटेड था, फंक्शनल ग्रुप तक डिलीटेड था, तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और 2000 पिछले साल एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होमोलॉगस सीरीज के से रिलेटेड नहीं था, इसलिए क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 2022 का क्वेश्चन मेरी बुक में है, बोल्ड होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस के एंड में जाओगे, एमसीक्यू से पहले हमें बोल्ड में क्वेश्चन है, तो वहां पे तुम अगर देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है और पहचान पूछी हुई है, तो फंक्शनल ग्रुप की पहचान तुम्हें पता होनी चाहिए, लिखने के लिए नहीं आया कभी। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, राइट द प्रॉपर्टीज, राइट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी 4 फंक्शनल ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। समझा, वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला था ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको फंक्शनल ग्रुप याद है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, वो कंपाउंड बना हुआ दे देगा और उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि उससे भी ज्यादा आसान टॉप क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वो घुमा भी सकता है। चलिए समझना है। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें, ठीक है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि बाइकार्बन डज नॉट C4 प्लस C4 माइनस, व्हाई कार्बन इज सो फेमस, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बनाएगा रिएक्शन में से और प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में से। समझना है। फंक्शन ग्रुप की डिटेल्स याद कर लोगे तो हो जाएगा। होमोलॉगस का पहला कंपाउंड याद कर लेना, समझना है। बाकी चीजें आपने रीड करी हुई है तो आप लिख दोगे, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने रीड करा तो आप लिख दोगे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 थ्योरेटिकल चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन उसमें से क्या कर सकते हो, तो उसमें से आप ये कर सकते हो कि हर टॉपिक को इंडिविजुअली समझो, हर टॉपिक को इंडिविजुअली कंसीडर करो, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का मतलब है डायरेक्ट रूप ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, और इसमें से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हर्ट और नेफ्रॉन वाले टॉपिक में से बन सकते हैं। हर्ट और नेफ्रॉन वाला टॉपिक मतलब किडनी वाला टॉपिक, एक्सक्रीशन वाला टॉपिक, ये तो हर्ट और एक्सक्रीशन, क्लियर। इसमें से ज्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन बनते हैं। और 3 पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, खाना कैसे बनता है वो, बाकी डायग्राम में थोड़ा बहुत ध्यान ले लेना, चैप्टर के अंदर डायग्राम थोड़े बहुत आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 हार्मोन्स, जो आप हमने खत्म करे हैं, उसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर या तो ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन बनता है, अगर उसको मुश्किल क्वेश्चन बनाना है, और उसको एवरेज क्वेश्चन बनाना है तो हार्मोन से टॉपिक है। ये चैप्टर ही पूरा इस साल जुड़ा है, इसीलिए हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है। तो हार्मोन्स पे सही से ध्यान दे लेना। लेकिन दोबारा बोलता हूँ, हार्मोन्स में कभी नहीं पूछेगा ऐसे कि एड्रिनल ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है और क्या करता है,
समझाया? वो काम देगा और क्लाइंट के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि भाई सामने मेरे सामने शेर आ गया और मेरे को भागना है वहां पर, तो बता क्या होगा मेरी बॉडी में? एड्रेनलिन। समझ में आ गया? तो वो सिचुएशन देके उल्टा पूछेगा। ये बात याद रखना कि एक पेशेंट है, जैसे हमने क्वेश्चन भी करा था, एक पेशेंट है, मतलब ऐसा नहीं करा था लेकिन फिर भी, एक पेशेंट है, उसकी बॉडी के अंदर अचानक से क्या हुआ, शुगर लेवल के ऊपर कुछ बना दिया, तो इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, पेनक्रियास की बात कर रहा हूँ, तो आपको ग्लैंड और हार्मोन याद करने पड़ेंगे। सेम गोज फॉर प्लांट। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आपको क्या रीड करना है? चैप्टर नंबर 7 में से हार्मोन के मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्लियर? चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ना यार, वो डायग्राम पहले तो समझ लेना उसके, ठीक है? जैसे कि अमीबा वाला डायग्राम हो गया, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। दूसरा डायग्राम हो गया फ्लावर का, तीसरा डायग्राम हो गया फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अगला पॉइंट, इसके अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं? इसके अंदर पढ़ना है आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वही बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर उल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है? लेकिन असेक्सुअल में से ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है, क्योंकि और टिपिकल क्वेश्चन है। इस चैप्टर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाई फादर शुड नॉट बी ब्लेड, या व्हाई फादर शुड बी ब्लेड, ठीक है? या फिर सेक्सुअल क्या नाम है, क्या नाम है, सेक्स ऑफ अ बेबी इज जस्ट अ चांस, एक्सप्लेन दिस। या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर इसी तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन बना के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछेगा। समझ में आया? तो चैप्टर नंबर 8 में से ज्यादातर वो मैकेनिज्म्स की जगह, आजकल मैकेनिज्म्स की जगह पे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आया? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा मेहनत कर लेना, और अगर डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो सेक्सुअल की चीजें पढ़ लेना एग्जांपल के साथ, और प्लांट के अंदर चीजें पढ़ लेना, ठीक है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? तो इस चैप्टर में क्या अगर मैं कंक्लूड करूं, तो सेक्सुअल में थोड़ा बहुत रीड करना, प्लांट में थोड़ा बहुत रीड करना, ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक, और दूसरा मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब इफ एक्सेल इज नॉट फर्टिलाइज वाला टॉपिक, और दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर क्वेश्चन। समझ में आया? तो कॉन्ट्रासेप्शन और डायग्राम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीन टॉपिक चैप्टर से पढ़ ही लेना। समझ में आ गया? चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन डेली ऑफ उसके बाद हेरिडिटी। हेरिडिटी में मेंडल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, मेंडल को गोली मार देना, ठीक है? लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए रीड करने के लिए मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पे प्लीज ध्यान देना। और मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पर जो क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्रॉस के बारे में पूछेगा, जो तुम्हें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट से तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। नहीं आएगा तो पूछो मुझसे क्लास में, ठीक है? तो अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन प्राप्त करना। तो नया मैंने क्या बोला? ठीक है, एक मिनट, ठीक है? तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर क्या बोल रहा था मैं? क्रॉस के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्रॉस के ऊपर आएगा, वरना क्रॉस से रिलेटेड नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि टोटल कितने प्लांट्स निकले, तो बताओ कितने, क्या नाम है, एक्टिविटी वाले होंगे, कितने स्मॉल वाले होंगे, या फिर डाइहाइब्रिड के ऊपर, ठीक है? तो नंबर के ऊपर क्वेश्चन काम कर लेना। इतना क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है? और यहाँ पर ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान भी मत देना, लॉजिक्स वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 10 लाइट। लाइट में से डिफ्रैक्शन टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? और इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिचुएशंस पूछेगा। जैसे कि हम कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, बताओ इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, इमेज कहाँ बनेगी, कौन सा लेंस होगा, कौन सा मिरर होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए 6 और 2 केसेस कनकेव के, क्लोज के, मिरर के, और 6 और 2 केसेस लेंस के। ये 6 और 2 मतलब 8 केसेस आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, ऑब्जेक्ट की तरह, इमेज की तरह। और मैं हर किसी की ट्रिक बता रही हूँ, हर किसी क्वेश्चन की ट्रिक बता रही है, हर एक ऑब्जेक्ट इमेज की ट्रिक बता रही है, आप आराम से कैसे कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो पूछो या वीडियोस देख के खत्म करो। समझ आया? दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है। पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है? वैसे मैं 2 क्लासेस लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और लाइट चैप्टर के लिए। समझ आया? अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है इस चैप्टर के लिए कि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन है कि जो इस तरीके से बनेगा, अगर वो क्या नाम है डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो यही से बनेंगे, और मेनली न्यूमेरिकल पे काम होगा, ठीक है? इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आएगा और बहुत इजी आएगा। समझ आया? तो आप आराम से कर सकते हो, आपने अगर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी है तो। मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं बोल सकता ये बात, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ के क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब 8 और 8 केसेस याद करो, ठीक है? और लॉजिक्स याद करो, ठीक है? सेकेंड, अगला चैप्टर नंबर 11
चैप्टर नंबर 11 में छाप लो कि एक क्वेश्चन आएगा एसीजी से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला जो केसेस थे वो, और प्रिज्म के ऊपर चीजें याद करना। ठीक है, देखो डिफेक्ट्स हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में से ना, तो अगर क्वेश्चन देगा तो वैसे ही देगा कि एक बच्चा बैठा हुआ है दूर, उसको दिखाई नहीं देता, तो बताओ उसको कौन सा करेक्टिव लेंस लगाया जाएगा। तो सिर्फ मायोपिया याद कर लो, सब कुछ उल्टा कर दो, हाइपरमेट्रोपिया आ जाएगा, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। समझ आगे। ह्यूमन आएगा सेक्शन बहुत कम चांसेस है कि बनाने के लिए आएगा, वो बना हुआ आकर लेवल करने के लिए आ सकता है। समझा, क्योंकि ह्यूमन आएगा क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों वाला हो गया। ठीक है, लेकिन डायग्राम पढ़ लेना उसका। लेकिन इस चैप्टर में से प्रिज्म पर ध्यान देना, और जितने फिनोमिना होते हैं वाई 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 वाई, ठीक है, तो उनको डिटेल में उनका आंसर फ्रेम समझ लेना। ठीक है, ताकि आपको बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप डायरेक्ट याद करके जाओगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। समझ आया, लेकिन प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जिसको लग रहा है कि मेरे उसकी नहीं है न्यूमेरिकल, ठीक है, वैसे मैं कराऊंगा क्लास। जिसको लग रहा है कि क्लास के बाद मेरा हो जाएगा, अच्छी बात है। जिसको लग रहा है मैं न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकता, प्लीज इस चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, इस चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दो, उसके अलावा कुछ ध्यान मत दो। ठीक, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मतलब है कि जैसे सर्किट्स के ऊपर आ गया क्वेश्चन की क्या नाम है, पैरेलल क्यों लगाया जाता है, ठीक है, नाइक्रोम का वायर क्यों यूज किया जाता है, अलॉय क्यों यूज किया जाता है, रेटिंग फैक्टर और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और फॉर्मूले। समझ आ गया। तो इस चैप्टर में से उसी पे ध्यान दो, जो न्यूमेरिकल ध्यान दे रहा है तो न्यूमेरिकल के साथ ध्यान दो। क्लियर। चैप्टर नंबर 13 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेट द फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। तो फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, इस पर ध्यान दो। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, और दो डेफिनेशन याद कर लो। व्हाई डज शॉर्ट सर्किटिंग अकर, व्हाट इज ओवरलोडिंग, ये 2 पॉइंट्स याद कर लो, क्योंकि ये टॉपिक इसी साल जुड़ा है तो इसलिए आ सकता है। समझ आया। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में से अगर आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दो। नाइक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, टंगस्टन को बल्ब के अंदर ही क्यों यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों घरों में लगाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट, और तीसरा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। एक चीज और छोड़ दी मैंने, चैप्टर नंबर 8 में से याद रखना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उसमें से ये 2 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। समझाया मैंने क्या बोला, ये था कंप्लीट ओवरव्यू जो आप पढ़ सकते हो। समझाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसने पूरा पढ़ा है पूरा ही ध्यान देना, ये उसके लिए बोल रहा हूँ जिसको थोड़ा सा और अभी डिटेल में ध्यान देना है। उनको लगता है कि सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन और ज्यादा डिटेल मिल जाता मुझे किसी में से आएगा, तो ये वो है। समझ आया। ठीक है, दूसरी बात, कुछ दिनों के अंदर मैं अपनी पर्सनल टेक्निक भेज दूंगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों के अंदर, कि मैं अगर होता तो मैं मैथ्स में क्या यूज करता तरीका, इंग्लिश में क्या यूज करता तरीका, तुम्हारा अपना अलग तरीका हो सकता है। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेरा अलग तरीका होता है। मैं अगर पेपर देने बैठता तो मैं इंग्लिश में तरीका यूज करता, हिंदी में तरीका यूज करता, एसएसके में तरीका यूज करता, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं कुछ दिनों में शेयर कर दूंगा। मैं एक प्रॉपर क्लास रखूंगा कि हाउ टू डू, मतलब हाउ टू गेट इन एग्जाम, और दूसरा आप क्या क्या चूज कर सकते हो 11th-12th के बाद। कि मैं बाद में क्लास रखूँ वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। मॉर्निंग का बैच आज खत्म करते हैं, फिर भी अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मॉर्निंग का बैच मुझे चालू रखना है तो हम रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे बैच लेने में, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वालों को मिले तो मैं स्नैकर्स लाया था, ऑनलाइन वालों के लिए आई एम दिखा दी भाई। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, मेरे को मैसेज डालो। सुबह 10:30 वाला बैच रेगुलर है, वो अभी भी है, कल भी है, आज भी है, रोज है, उसको मेरे को दिक्कत है। ठीक है, तो ले सेशन एंड होने वाला है, मैं रिकॉर्डिंग